हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक विद न्यू टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर सेकेंड। स्टूडेंट्स, हम क्लास 11th का यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने यूनिट्स के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उसका लिंक, यूट्यूब लिंक शेयर कर दूंगा। उस क्लास को देखने के बाद ही आप इस क्लास में आएँ, अदरवाइज़ आपको 50% ही अंडरस्टूड होगा। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मेजरमेंट के बारे में। यूनिट्स का जो कंप्लीट इंट्रोडक्शन था वो मैंने फर्स्ट क्लास के अंदर दे दिया है। आज हम पढ़ेंगे मेजरमेंट के बारे में। आपके 11th क्लास के स्टैंडर्ड में मेजरमेंट में लेंथ मेजरमेंट थोड़ा ज़्यादा हाईलाइट करके दिया हुआ है। इसके ऊपर बेस्ड कुछ मेथड्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम मेजरमेंट ऑफ लेंथ पढ़ेंगे। हर एक मेजरमेंट, जैसा कि आपको पता है, दो टाइप्स की होती है, डायरेक्ट मेजरमेंट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट। डायरेक्ट मेजरमेंट तो इस टाइप से जैसे कि आप एक मीटर स्केल से करते हो, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट मेजरमेंट। डायरेक्टली आप जिसको मेजर करो। मेजरमेंट यहां पे जो लेंथ की है वो हम दो तरीके से पढ़ने वाले हैं। एक तो डायरेक्ट मेजरमेंट एंड सेकंड वन इज इनडायरेक्ट मेजरमेंट। डायरेक्ट मेजरमेंट के अंदर मीटर स्केल का मैंने आपको एग्जांपल दिया, जिसके अंदर आप कम से कम छोटे से छोटी जो लेंथ है वो मेजर कर सकते हो मिलीमीटर्स तक की। मिलीमीटर्स मीन्स 10⁻³ मीटर एंड 10⁻³ मीटर मीन्स 1 मिलीमीटर को आप जो 12 सेंटीमीटर वाला एक स्केल होता है, हम स्कूल की ज्योमेट्री के अंदर, हर स्कूल ज्योमेट्री के अंदर मिलता है, उस स्केल से आप उसका जो मिनिमम लीस्ट काउंट रीड कर पाओगे तो वो होगा 1 मिलीमीटर। लीस्ट काउंट क्या होता है स्टूडेंट्स? किसी भी डिवाइस, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जो मिनिमम मेजरेबल वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं लीस्ट काउंट। सो एक मीटर स्केल का, एक सिंपल स्कूल मीटर स्केल का जो ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर आता है, उसका लीस्ट काउंट होता है 10⁻³ मीटर। बट डायरेक्टली हम एक मीटर स्केल से एक बड़ी वैल्यू भी मेजर कर सकते हैं, अप टू 100 मीटर। ये एक, इसको आप इंच टेप भी कह सकते हो, जो बेसिकली जैसे कि किसी रूम का साइज, लेंथ, ब्रेथ मेजर करनी हो उसके लिए, किसी रूफ की हाइट मेजर करनी हो उसके लिए जो आप इंची टेप निकालते हो वो यूज़ करते हो, उसको हम बोलते हैं ये 100 मीटर स्केल। सेकंड डायरेक्ट मेथड, जो देखो मीटर स्केल यूज़ करने में किसी स्टूडेंट्स को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज हम बचपन से मीटर स्केल यूज़ करते आ रहे हैं। फ्रॉम 4th 5th क्लास से हमने मीटर स्केल यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। बट 11th क्लास में एक प्रैक्टिकल है अब डायरेक्ट मेजरमेंट से रिलेटेड, वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर एक और ऐसा डिवाइस है जिससे आप किसी पेन की ये जो निब है इसका डायमीटर मेजर कर सकते हो, या किसी स्फेरिकल, कोई छोटा स्फेरिकल बॉल है उसका डायमीटर मेजर कर सकते हो। मीन्स अप टू 10⁻⁻⁴ मीटर, ये इसका लीस्ट काउंट होता है, मिनिमम मेजरेबल वैल्यू 10⁻⁻⁴ मीटर। ये भी एक डायरेक्ट मेथड में आता है। एंड थर्ड वन इज स्क्रू गॉज। ये भी आपके 11th क्लास का प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल नंबर 2, जो मिनिमम मेजरेबल वैल्यू एक स्क्रू गॉज की है 10⁻⁻⁵ मीटर। सो ये 3 डायरेक्ट मेथड होते हैं जिनके बेसिस पे हम लेंथ मेजर कर सकते हैं। मैक्सिमम से मैक्सिमम लेंथ 10⁻² मीटर बाय यूजिंग अ मीटर स्केल। बट इससे भी ज़्यादा अगर मेजर करनी हो डायरेक्ट मेथड से, देन वी हैव टू यूज़ ओडोमीटर। बाइक के अंदर जो लगा होता है स्पीडोमीटर के साथ में, जो जिससे हमारी रीडिंग्स चलती हैं किलोमीटर्स की, उसको हम ओडोमीटर बोलते हैं। उसकी वर्किंग बेसिकली एडी करंट पे डिपेंड करती है। वो क्लास 12th का टॉपिक है, दैट्स वाई मैंने उसको यहाँ पे शेयर नहीं किया। अब आई बारी इनडायरेक्ट मेथड।
स्टूडेंट्स इनडायरेक्ट मेथड्स के अंदर कुछ शुरू में 3-4 ऐसे मेथड हैं जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पे काम करते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फर्स्ट मेन जो प्रॉपर्टी है इन स्टार्टिंग के 3-4 मेथड्स की, दैट इज रिफ्लेक्शन। जैसे कि पहला है इको मेथड। ये आपके एनसीईआरटी में इतने ज्यादा हाईलाइट नहीं हुए मिलेंगे, बट आप जब कोई रेफरेंस ओपन करोगे तो ये आपको हाईलाइट में मिलेंगे। इको मेथड, रेडार मेथड, सबका एक ही प्रिंसिपल है, सबको एक ही सिस्टम, एक ही मैथमेटिकल कैलकुलेशन में आपको समझाऊंगा। सोनार मेथड, ये इतने ज्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इन्हीं से लिंक्ड टॉपिक आता है हमारा पैरालैक्स मेथड। वो काफी चर्चा में रहता है। पैरालैक्स मेथड जब मेजरमेंट ऑफ लेंथ आती है तो हो सकता है वाइवा के टाइम पे आपसे पूछ लिया जाए पैरालैक्स मेथड के बारे में या पैरालैक्स वर्ड के बारे में। सो धीरे धीरे पहुंचेंगे पैरालैक्स मेथड तक भी। लेजर मेथड, ये सारे मेथड्स, स्टार्टिंग के चारों मेथड्स ऐसे हैं जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पे काम करते हैं। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पे कैसे काम करते हैं वो सुने आप। साउंड हो, लेजर हो, रेडिएशंस हो, सोनार में भी साउंड ही होती है, इस टाइप की कोई भी वेव आप इंसिडेंट करवाएं किसी भी ऑब्स्टेकल पे। यहां पे मान लीजिए कोई ऑब्स्टेकल है, इंसिडेंट करवाएं। इंसिडेंट होने के बाद वो वेव एब्जॉर्ब नहीं होनी चाहिए, रिफ्लेक्ट बैक होके आनी चाहिए। जो रिफ्लेक्ट बैक होके आएगी, रिफ्लेक्टेड रे, वो रिफ्लेक्टेड वेव, ये इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव क्या मैं कह सकता हूं, दोनों सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी, क्योंकि ऑब्जर्वर यहां पे खड़ा है, मान लो जाते टाइम डिस्टेंस है x, आते टाइम का डिस्टेंस भी है x। सो टोटल डिस्टेंस इज 2x एंड वेलोसिटी आपको नॉन होनी चाहिए। जैसे कि रडार मेथड में आप रेडिएशंस यूज करते हो, माइक्रोवेव यूज करते हो, रेडियो वेव्स यूज करते हो, उनकी जो वेलोसिटी है वो लाइट की वेलोसिटी से चलती है। ऐसे ही लेजर मेथड में आप कोई एक मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज करते हो, बताएंगे मोनोक्रोमेटिक लाइट भी क्या होती है। मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज करते हो, वो भी लाइट की स्पीड से ही चलती है। अच्छा, मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होती है? मोनोक्रोमेटिक लाइट एक ऐसी लाइट होती है जिसके अंदर एक पर्टिकुलर वेवलेंथ ही हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप व्हाइट लाइट को मोनोक्रोमेटिक लाइट बोलो तो ये बिल्कुल गलत होगा, बिकॉज व्हाइट लाइट कंटेन्स 7 कलर्स। बट अगर आप एक लेजर लाइट, लेजर के अंदर से जो रेड लाइट निकल, जैसे कि आप जो भी लेजर्स लेके आते हो, लेजर बचपन में भी लाते थे या अभी दुकानों पे जो भी लेजर लेके आओ, उन लेजर्स में एक पर्टिकुलर लाइट, कलर की लाइट होती है। इट मीन्स दैट लेजर कंटेन्स अ पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ वेव, और एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की वेव अगर है, देन वी कैन से दैट द लाइट इज मोनोक्रोमेटिक लाइट। सो स्पीड ये भी गिवन होती है, या तो v हो या c4 स्पीड ऑफ लाइट। देन टाइम जो भी आप सेंसर यहां पे यूज करते हो जिससे आप इंसिडेंट करवाओ, रिफ्लेक्ट बैक होके आए, इंसिडेंट लाइट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव के बीच का जो टाइम है, वो टाइम आपको सेंसर पे अपने आप आ जाता है। और जब सेंसर पे टाइम आ जाता है तो आप एक सिंपल सा फॉर्मूला लगा के यहां पे सोल्व कर सकते हो। क्या? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। अगर आपको डिस्टेंस निकालना है, देन 2x इज इक्वल टू vt एंड x इज इक्वल टू vt बाय 2। अब एक एक करके इनका यूज देखते हैं। इको मेथड का बेसिकली किसी खाली वैली टाइप में यूज होता है, जैसे किसी पहाड़ी का डिस्टेंस मेजर करना हो, बिल्कुल खाली आप चिल्लाओ, चिल्लाने के बाद रिफ्लेक्शन में साउंड आती है, वो जो है वहां पे इको मेथड यूज होता है। रेडार मेथड यूज होता है स्टूडेंट्स एयरप्लेन्स के अंदर।
एयरप्लेन्स के अंदर रडार मेथड क्यों यूज होता है? बिकॉज एयरप्लेन्स की इसका फुल फॉर्म भी रेडिएशन नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है। अच्छा, एयरप्लेन्स के अंदर आपको बेसिकली कई हजार किलोमीटर्स तक अपने हेडक्वार्टर से कांटेक्ट बना के रखना पड़ता है। ऐसे में साउंड का एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचना इम्पॉसिबल है, डैम्पिंग होगी ही होगी। सो क्लियर वेव नहीं पहुंच पाएगी, बट माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स, ये ऐसी वेव्स होती हैं जो सैटेलाइट, जैसे सैटेलाइट कनेक्शन बनाए रखता है, सैटेलाइट हमसे जो कनेक्शन बनाता है वो रेडियो वेव्स के कारण बना पा रहा है। ऐसे ही इनके अंदर, एयरप्लेन्स के अंदर, रडार सिस्टम के अंदर माइक्रोवेव ज़्यादातर यूज़ होती हैं। हाँ, रेडियो वेव्स भी यूज़ कर सकते हैं हम इसमें, बट रेडियो वेव्स थोड़ी सी हार्मफुल होती हैं। जो भी ये हम कहें, ये जो हमारे पक्षी हैं इनके लिए, क्योंकि जो पक्षियों के अंदर होता है ना, एक इनका माइंड वेदर्स के साथ, एक जैसे कि कोई मौसमी पक्षी होता है, वेदर चेंज होने पे चला जाता है, वेदर दोबारा आ गई तो वापस आ गया, तो वो उनके अंदर एक रेडिएशन कैच करने की पावर होती है और वो रेडिएशन से ही चलते हैं। बट अगर आपने कोई एक्स्ट्रा रेडिएशन वहाँ पे एंटर करवा दी तो वो अपने रास्ते से भटक जाएंगे और एक गलत वेदर वाले पोजीशन में पहुँच जाएंगे, पोर्शन में पहुँच जाएंगे, रीजन में पहुँच जाएंगे, जहाँ पे उनका लाइफस्टाइल पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा कि वो जी सकें। तो ऐसे में इसीलिए जैसे कि 5G रेडिएशन की टेस्टिंग होएगी, तो हो रही है, तो पक्षियों धीरे धीरे पक्षियाँ दिखने बंद हो रहे हैं, क्योंकि वो रेडिएशन से अपना रास्ता नहीं ढूंढ पाते जहाँ वो जाना चाहते हैं एक्चुअल में। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स आने लग जाती है। सो दैट्स वाई हम माइक्रोवेव्स यूज करते हैं। अब लेजर सिस्टम, लेजर के अंदर सिंपल लेजर में भी लाइट ही होती है, बट ए मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है, याद रहे। मोनोक्रोमेटिक लाइट is a light wave that contains a wave of a particular wavelength. After that, sonar system, sonar means sound navigation, ये शिप वगैरह में यूज होता है। मीन्स जो भी हमारे जो सीज हैं, समुद्र हैं, उनके अंदर शिप है, कोई सबमरीन है, उनमें उसके आसपास जो भी रॉक्स वगैरह नीचे, वैसे दिखता तो है नहीं, बट सोनार सिस्टम से हम उसको डिटेक्ट करते हैं कि अगर कोई रॉक इतनी हाइट पे है कि उसके पेंस को टच कर सकती है नीचे से, तो आप वहाँ से टर्न लेना पड़ता है। तो ऐसे केस में आप सोनार सिस्टम यूज़ करते हैं। अच्छा, वहाँ रेडार इसलिए यूज़ नहीं करते बिकॉज एक्वेटिक लाइफ वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। सो यहाँ पे इसलिए हम सोनार मेथड यूज़ करते हैं। तो ये कुछ मेथड्स हैं जो रिफ्लेक्शन पे काम करते हैं। इनके ऊपर बेस्ड कोई ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं आता, अगर आए भी गा तो डायरेक्ट एक ही फॉर्मूला है और इसके अलावा और कोई फॉर्मूला आप यूज नहीं करते इसमें। हाँ, इन पे बेस्ड दो मेथड्स हैं जो आप अलग से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मार्क करके पढ़ते हैं, दैट इज ट्रायंगुलेशन मेथड। ट्रायंगुलेशन मेथड मैथमेटिकल मेथड है प्योर, एंड एक है पैरालैक्स मेथड। ये दो मेथड्स अभी करते हैं, ट्रायंगुलेशन मेथड एंड सेकेंड वन इज पैरालैक्स मेथड। दोनों ही मेथड आप इंपॉर्टेंट मार्क करके पढ़ेंगे। देखो, ट्रायंगुलेशन मेथड में है कि अगर आपको किसी ऊंची ऑब्जेक्ट की हाइट निकालनी हो या उस ऑब्जेक्ट से अपने तक का डिस्टेंस निकालना हो, कुछ भी गिवन ना हो, देन यू हैव टू यूज ट्रायंगुलेशन मेथड। मान लो एक कोई पहाड़ी है या कोई टावर है, उसकी हाइट आपको निकालनी हो और आप यहां पे खड़े हैं, ना तो आपको ये डिस्टेंस पता है ना ही आपको इसकी हाइट पता है। इसके बावजूद आपके पास एक छोटा सा डिवाइस बोलते हैं जिसको हम सेक्सटेंट। सेक्सटेंट इज अ डिवाइस दैट यूज्ड टू मेजर एंगल्स मेजर करने के काम आता है।
कैसे? जैसे कि अगर आप सिक्सटेंट की हेल्प से आप एक बार इसका बेस देखें एंड आफ्टर दैट इसकी टॉप को देखें, तो जो एंगल सबटेंड होगा वो एंगल की वैल्यू आपके पास आ जाएगी. लेट अस कंसिडर द एंगल इज थीटा और थीटा 1. बट इस एंगल की हेल्प से भी आप क्या निकाल पाएंगे? आपको ये बेस भी गिवन नहीं है, ये हाइट भी गिवन नहीं है. लेट अस कंसिडर इट इज h. अगर आपको इनमें से कोई एक चीज गिवन है देन यू कैन फाइंड द अदर, है ना. ट्रिग्नोमेट्री की ज्योमेट्रीज लगा के साइन थीटा, कोस थीटा या टेन थीटा इनका यूज करके आप तब तो फाइंड कर सकते हो अगर कोई भी इनमें से एक चीज गिवन है. दिस इज द डिस्टेंस d, दिस इज द हाइट h. बट अगर आपके पास ये दोनों ही गिवन नहीं है एंड इन दोनों को ही आपको निकालने को बोल दे तो क्या करेंगे? देन you have to displace yourself to a measurable distance. Let us consider the distance is x. Then again measure the angle from sextant. Now let us consider the angle is theta 2. And now by trigonometry you can find p, q, r, s. अब यहाँ पे आप ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके बड़े आसानी से निकाल सकते हो. फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम ट्राइंगल पी क्यू आर आपको परपेंडिकुलर और बेस ये इनकी ज्योमेट्रीज चाहिए ना. परपेंडिकुलर और बेस, हाइपोटेन्यूज का तो कोई फायदा ही नहीं निकालने का क्योंकि वहाँ पे कोई प्लेन या स्पेस है ही नहीं. जो वैसे अगर निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं. But initially we have to focus on perpendicular and base. So आपको पहले मैं थोड़ा सा बेस बता दूं कि हम निकालेंगे कैसे. फ्रॉम ट्राइंगल पी क्यू एस, ये दो ट्राइंगल्स दिख रहे हैं आपको. आपके पास थीटा 1 गिवन है, थीटा 2 गिवन है एंड ये x की वैल्यू गिवन है. ये तीनों चीजें आपके पास गिवन है. इनका यूज करके आपको निकालना है मान लो h. हाउ टू फाइंड h? कैसे निकालने? देखो आप x निकालने की कोशिश करो. x कैसे निकालने की कोशिश करें? देखो ऐसे एस क्यू में से आर क्यू माइनस कर दो. अगर मैं इस एस क्यू में से आर क्यू माइनस कर रहा हूं तो x आ जाएगा. एंड एस क्यू और आर क्यू ये दोनों ही इन दोनों ट्राइंगल्स में दिख रहे हैं आपको. सो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड एस क्यू एंड आर क्यू, देन यू हैव टू सबट्रैक्ट आर क्यू फ्रॉम एस क्यू. नाउ स्टूडेंट्स एस क्यू डिवाइड बाय जो ये है दोनों में कॉमन, दैट इज हाइट h. एस क्यू बाई एच, आर क्यू बाई एच. व्हाट इज दिस? देखो ये है बेस, ये है परपेंडिकुलर. बेस बाय परपेंडिकुलर क्या होता है? कॉट थीटा. एस क्यू के केस में दिस इज थीटा 1 एंड आर क्यू के केस में दिस इज थीटा 2. And what we have to do? We have to subtract SQ minus RQ. SQ minus RQ करने से आपको क्या मिलेगा? X की वैल्यू मिलेगी. X है ना. SQ minus RQ. We have X now. And right hand side यहां अगर XQ निकालोगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स? SQ निकालेंगे तो आएगा H cot theta 1. यहां पे अगर RQ निकालेंगे तो आएगा H cot theta 2. Okay, so h is cot theta 1 minus cot theta 2 and h is equal to x divided by cot theta 1 minus cot theta 2. This is how we can find the height of unknown या जिसकी हाइट गिवन ना हो. अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करके देखते हैं, हमारी बुक का क्वेश्चन, जिसमें आपको हाइट निकालने को बोलेगा. देखो क्वेश्चन लिख रहा हूं पहले. द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल प्लेन, द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ level plane is
found to be 50 meter longer when sun's altitude is found to be 50 meter longer when sun's altitude is 30 degree instead of 60 degree. Then find the height of tower. फाइंड द हाइट ऑफ टावर। स्टूडेंट्स क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है कि एक टावर है जिसकी शैडो में उस टावर की हाइट 50 मीटर लंबी दिख रही थी जब सन का एल्टीट्यूड 30 डिग्री था एज कंपेयर। सन इस टाइप से है, ये यहां, ओके, एंड आफ्टर दैट सेकेंड पोजीशन ये है, ये 60 डिग्री एंगल, ये 50 मीटर इसकी हाइट शैडो में ज्यादा दिख रही थी। यू हैव टू फाइंड रियल हाइट ऑफ दैट टावर। मीन्स यू आर गिवन x, you are given θ1 and θ2, you have to find h only. So x की जगह डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं हम 50 मीटर डिवाइड बाय cot θ1, θ1 इज 30 डिग्री प्लस cot माइनस cot θ2, θ2 इज 60 डिग्री। सो ये सिंपल क्वेश्चन आपके ट्राइंगुलेशन मेथड के, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आप आंसर निकाल सकते हो। नाउ पैरालेक्स मेथड, द सेकेंड मेथड इज पैरालेक्स मेथड। Parallax method is a very important method because by this method we can find the distance of moon from earth, we can find diameter of sun, और ये दोनों ही क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के सोल्ड एग्जाम्पलर क्वेश्चंस में से हैं। तो पहले एक बार मेथड को क्लियर कर लेते हैं, आफ्टर दैट हम ये दोनों क्वेश्चन सोल्व करके देखेंगे। सो लेट अस स्टार्ट पैरालेक्स। पैरालेक्स होता क्या है? पैरालेक्स वर्ड का मतलब क्या है? जैसे कि देखो, आप इसको बड़े ही एक आसान से एग्जाम्पल से सिखाया जाता है कि अगर आप एक पेन को अपने सामने रख के एक आंख बंद करके देखो एंड फिर दूसरी आंख बंद करके देखो तो इसकी पोजीशंस बदली मिलेंगी। बदली क्यों मिलेंगी? बिकॉज बैकग्राउंड की पोजीशन चेंज हो रही है, ये चेंज नहीं हुआ, बैकग्राउंड की पोजीशन चेंज हो रही है। एंड बैकग्राउंड की पोजीशन चेंज होने के कारण अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदली दिखे तो ऐसे सिचुएशंस को पैरालेक्स बोला जाता है। और ऐसे ही आपको पोजीशन जानबूझ के बदल के मेजरमेंट लेनी है, ऐसे मेथड को पैरालेक्स मेथड बोला जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर अच्छा, अब ये दो तरीके से किया जा सकता है, जैसे कि सन एंड अर्थ के केस में, सन एंड अर्थ के केस में आपको जो ऑब्जर्वेशन लेनी है वो कुछ इस टाइप से लेनी है कि ये मान लो अर्थ है या सन है, यहां पे है अर्थ, अर्थ के सरफेस से सन इज, अर्थ के सरफेस से सन का एक एंड देखो, ऐसे ही दूसरा एंड देखो, एंड इसको बोलते हैं बेस लाइन। बेस लाइन मीन्स डायमीटर, एंड इसको बोलते हैं डिस्टेंस फ्रॉम सन टू अर्थ, दैट इज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। हाँ, ये डिस्टेंस कितना है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इन मीटर इज 496 10⁻11 मीटर, डिस्टेंस फ्रॉम सन टू अर्थ। सो ये एंगल अगेन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की हेल्प से हम ये दोनों एंड्स ऑब्जर्व करते हैं, एंड सिक्सटेंट की हेल्प से आप थीटा मेजर करते हो। सेकंड, ऐसे ही अगर आपको मून का भी फेस करना हो तो मून के लिए भी आप सेम पैटर्न अप्लाई करोगे। बट अगर आपको एक डिस्टिंक्ट स्टार की मेजर करनी है पोजीशन,
किसी डिस्टिंक्ट कोई दूर स्टार है, उसकी पोजीशन मेजर करनी है। दिस इज योर एक्सिस, अर्थ, एक्सिस ऑफ अर्थ, ऑर्बिट ऑफ अर्थ। सो आपको बिल्कुल एग्जैक्टली 6 मंथ्स बाद उसकी पोजीशन ट्रैक करनी है इस टाइप से। बीच में क्या है, एग्जैक्टली बीच में तो नहीं होता, बट हम अप्रोक्सीमेशन करके बीच में मान लेते हैं सन। दिस इज अर्थ, दिस इज अर्थ, एंड दिस इज द स्टार। सो बाय सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, ये क्या है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम सन टू अर्थ। ये क्या है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और यहां पे अगेन ये क्या है, ये है बेस लाइन। लेंथ ऑफ बेस लाइन इज 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एंड दिस इज व्हाट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और आपको ये एंगल्स, यहां पे जो भी एंगल बन रहा है, यहां पे जो भी एंगल बन रहा है, बाय सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, वैसे तो θ1 और θ2 बराबर ही होने चाहिए, बट जरूरी नहीं है कि स्टार बिल्कुल बीच में ही हो। स्टार हो सकता है इस तरफ हो, स्टार हो सकता है इस तरफ हो, एंड कंपल्सरी ये भी नहीं है कि सन बीच में ही है। ओके, सो पोजीशन और ऑर्बिट इज एलिप्टिकल, सो दैट्स व्हाई हमने θ1 और θ2 दो अलग अलग एंगल माने हैं। अब ये θ1 और θ2 निकालते कैसे हैं, आप जिस भी पोजीशन पे, जिस भी टाइम पे आप ये एंगल मेजर कर रहे हो, उस स्टार को देख रहे हो बाय यूजिंग टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, उसी टाइम पे एक ऐसे स्टार को देखो जो आपसे बहुत दूर है। सो ऑब्वियसली दैट एंगल इज θ1, एंड आफ्टर दैट उसी स्टार को जो बहुत दूर था, इसको ऑब्जर्व करने के बाद उस स्टार को दोबारा से ऑब्जर्व करो, दिस एंगल इज θ2। So by property that θ1 alternate interior angles हैं, है ना, so that's why the whole complete angle is θ1 plus θ2। baseline given है, ये डिस्टेंस आपको निकालने को बोलते हैं। यहाँ पे भी ऐसा ही है, ये डिस्टेंस मान लो given है, तो ये बेसलाइन की वैल्यू निकालने को देते हैं। हाँ, और हर एक चीज दोनों ही मेथड्स के अंदर, दोनों ही पोर्शन के अंदर आपको एक लौता मेथड लगाना है, थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क डिवाइड बाय रेडियस। थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क डिवाइड बाय रेडियस। एंड नाउ स्टूडेंट्स, लेंथ ऑफ आर्क, अब ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस ये इतना बड़ा है कि हम मान सकते हैं कि एक बड़े से सर्कल का ये कोई छोटा सा स्मॉल स्ट्रेट पार्ट रहा होगा, और दैट्स वाई हम इसके डायमीटर को नियरली इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क मान के चलते हैं। और लेंथ ऑफ आर्क अगर डायमीटर है, सो वी कैन फाइंड द डायमीटर ऑफ सन बाय दिस मेथड। एंड सिमिलर टू दैट हमारा एक एनसीईआरटी क्वेश्चन है, उसको उठाते हैं अब। The moon is observed from two diametrical opposite end A and B on Earth। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मान लेते हैं कि ये है अर्थ, ओके, ये है मून, और मून को ऑब्जर्व किया गया दो डायमेट्रिकल अपोजिट एंड पे से। अर्थ के दो डायमेट्रिकल अपोजिट एंड पे से मून को ऑब्जर्व किया गया, और जब मून को ऑब्जर्व किया गया, देन the angle theta subtended at moon by two directions of observation is 1 degree। ये जो थीटा है ये गिवन है 1 degree 54 minutes। So first of all you have to convert this angle into radian। थीटा टू रेडियन कन्वर्ट, सॉरी डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट करना हो, ये कन्वर्जन्स भी मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाई हुई है कि अगर आपको डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट करना हो तो आप क्या करेंगे, पाई बाय, सॉरी इस टाइप से हम करते थे कि 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री, देन 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। ओके, ऐसे ये रेडियन में वैल्यू है, पाई के जो मल्टीपल होते हैं वो रेडियन में वैल्यू होती है। सो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। एंड नाउ ये कितने डिग्री है, जो भी डिग्री इनको कंप्लीट को मैं डिग्रीज में कन्वर्ट करूंगा, but before that you have to multiply with pi by 180। and now
या तो इसको मिनट्स में चेंज कर लो, कंप्लीट मिनट में हो जाएगा, या फिर इस मिनट को डिग्री में चेंज कर लो। देखो हमने आपको बताया था कि लास्ट क्लास में मैंने बताया था आपको, अगर आपको डिग्री से मिनट में चेंज करना हो तो याद रखें 1 डिग्री का 1/60वां हिस्सा होता है मिनट। ऐसे ही मिनट से सेकंड में चेंज करना हो तो याद रखें 1 मिनट का 1/60वां हिस्सा होता है सेकंड। सेकंड को ऐसे डबल मार्क्स से दिखाते हैं और मिनट को सिंगल मार्क्स से। सो मिनट को अगर चेंज करना हो मुझे, जैसे कि 1 डिग्री में 1/60 मिनट, ऐसे है ना, ये 1 डिग्री है स्टूडेंट्स, ये है 1 डिग्री एंगल। अगर आपको मिनट देखना है, मिनट, ये 1 मिनट एंगल है, 1 मिनट होता है 1/60th डिग्री, इसका 1/60 कर दो, 1 मिनट आएगा, ये डिग्री में है। ओके, सो 1 मिनट में 1/60 डिग्री होते तो 54 मिनट में कितने होंगे, 54 डिवाइड बाय 60 प्लस 1 डिग्री भी है यहाँ पे, 1 डिग्री तो है ही है, 54 मिनट भी था। ओके, सो ये टोटल एंगल इतना है। अगर आपको कन्वर्ट करना है, जैसे 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं तो टोटल मिनट्स में ये एंगल आ जाएगा 114। ओके, ऐसे भी कर सकते हो आप। सो स्टूडेंट्स यहाँ ये आया हमारा कंप्लीट थीटा, दैट इज अगेन 114 डिवाइड बाय 60 इंटू पाई बाय 180। ये तो है थीटा, सोल्व करके थोड़ा सिंपल हो जाएगा। एंड आगे भी दिया हुआ गिवन दैट डायमीटर ऑफ अर्थ, ये ना भी दिया हो तो आपको पता होना चाहिए रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर, मीन्स 6.4 इंटू 10 raised to the power 5 मीटर, सॉरी 6 मीटर। एंड नाउ ये रेडियस थी, हाफ डिस्टेंस, इसका डबल कर दो, डायमीटर आएगा, डबल 12.8 10 raised to the power 6 मीटर। ये जो डायमीटर ये भी गिवन था 1 पॉइंट, यहाँ पे 7 की फॉर्म में दे रखा 1.276। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ, ये डिस्टेंस आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। सो सिंपली वी कैन कैलकुलेट द रेडियस, ये रेडियस है, ये लेंथ ऑफ आर्क है। सो लेंथ ऑफ आर्क तो यहाँ से कैलकुलेट हुआ, बट अगर रेडियस कैलकुलेट करना हो तो लेंथ ऑफ आर्क डिवाइड बाय थीटा, और ये सारी वैल्यूज आप डायरेक्टली रख के सिर्फ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके याद रखें ये डिस्टेंस, क्योंकि ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है कि मून से लेके अर्थ तक का डिस्टेंस, ऑप्शन टाइप क्वेश्चन में भी आ सकता है। जैसे कि आपने सन से लेके अर्थ तक का डिस्टेंस याद कर लिया 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ऐसे ही मून टू अर्थ तक का डिस्टेंस 3.86 इंटू 10 raised to the power 8 मीटर। ऐसे ही सन टू अर्थ तक का डिस्टेंस, सन का डायमीटर निकालने के लिए भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को भी एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन में गिवन है स्टूडेंट्स, द सन्स एंगुलर डायमीटर इज मेजर्ड टू बी 1922। Angular diameter of sun is measured to be 1922. Okay, and the distance of sun from earth is, वो given है, what is the diameter of sun? ये जो sun, again assume कर लें अभी ये sun है and this one is earth। एंगुलर डायमीटर ऑफ सन का मतलब होता है स्टूडेंट्स, सन के एक्सट्रीम पॉइंट से आपके ऑब्जर्वेशन पॉइंट तक जो एंगल बन रहा है वो एंगुलर डायमीटर। ये एंगुलर डायमीटर अब की बार दे रखा 1922 और ये डिस्टेंस गिवन है। आपको डायमीटर निकालना है, मतलब लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है। लेंथ ऑफ आर्क अगेन रेडियस इनटू लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस इज इक्वल टू एंगल, एंड लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू रेडियस इनटू दैट एंगल। ओके, ये भी आपका एनसीईआरटी का सोल्ड क्वेश्चन है।
और इसको भी आप इसी तरह से याद रखेंगे जैसे कि वो 3.8 इंटू 10⁻⁸ था, ऐसे ये 1.39 10⁻⁹ मीटर। अच्छा, ये एंगल कैसे कन्वर्ट करें, इस एंगल में भी कंफ्यूज हो जाते हैं। ये डायरेक्ट आंसर डायरेक्ट आप याद रखोगे ये, क्योंकि ये मेजरेबल चीज़ें हैं, हमारे नेचर की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका आपको सारा ज्योमेट्री याद होना बड़ा ज़रूरी है। अदरवाइज कैलकुलेट करें, कैलकुलेट करने से भी ये डायरेक्टली आप निकाल सकते हो। नाउ स्टूडेंट्स, एंगल हमने पढ़ा 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। सो अगर आपको सीधा सेकंड से डिग्री में कन्वर्ट करना हो, 1 सेकंड में 1/60 मिनट होते हैं एंड 1/60 इंटू 60 डिग्री होती हैं। ये आपने देख लिया। हाँ, अभी अभी आपने पढ़ा कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो π/180 से फिर से मल्टीप्लाई करो। हाँ, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो ये डिग्रीज में है, और अगर इसको रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो π/180 1/3600 इंटू π/180 रेडियन। ये 1 सेकंड को रेडियन में कन्वर्ट करने का तरीका है, और 19-20 सेकंड्स को तो इससे आपको मल्टीप्लाई अगेन करना पड़ेगा। 3600180 इंटू पाई। ये आपका थीटा रेडियस आपकी गिवन है, दैट इज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। एंड अगर आपको 1 सेकंड को रेडियन में डायरेक्ट कन्वर्ट करने का कन्वर्जन चाहिए, 1 सेकंड को रेडियन में, देन 4.85 10⁻⁴, ये भी आप डायरेक्टली याद रखें, -6 रेडियन। 1 सेकंड को रेडियन में कन्वर्ट करने का एक छोटा सा मेजरमेंट। अगर लॉन्ग ट्रिक से जाओ तो ये ऐसे करो, बट 1 सेकंड को रेडियन में कन्वर्ट करो तो डायरेक्ट ही आएगा। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट पैरालेक्स मेथड, और ये इनडायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड हमने स्केल वगैरह, वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गोज के हेल्प से पढ़ा। ये इनडायरेक्ट मेथड होते हैं। अब इनडायरेक्ट मेथड में भी ये लॉन्ग डिस्टेंस मेजर करने के लिए मेथड है, शॉर्ट डिस्टेंस मेजर करने के लिए भी मेथड होते हैं इनडायरेक्ट, वो हमें कोर्स के दौरान ही पढ़ाए जाएंगे। जैसे कि आपको रदरफोर्ड मेथड बोलते हैं उसको, जिसमें अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है, वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। एवोगैड्रो मेथड, वो भी आपको केमिस्ट्री के कोर्स के दौरान समझाया जाता है, बट वो बेसिकली आते हैं अंडर इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट मेजरमेंट ऑफ लेंथ। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डायमेंशन एनालिसिस स्टार्ट करेंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो आज की क्लास में अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डालें, अदरवाइज वेट फॉर नेक्स्ट क्लास एंड रिवाइज lecture number 1 also from the given link in description. Thank you for your precious time.